इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर वैसे विद्यार्थी जो बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए फिर से बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसको पढ़ने के बाद वो सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे जो संभावित है कि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकते हैं। तो आज हमने कल के क्लास में भी आपको एक बात बताई थी कि क्लास शुरू होने से पहले आप वीडियो क्लास का स्टार्ट करने के पहले अपने पास कॉपी और पेन अवश्य रखें, ताकि जो भी पॉइंट या जिस कंटेंट पर हमारा डिस्कशन चल रहा हो, जिस पर हम अपना बात बता रहे हो, वैसे पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलेंगे, ताकि आप उस कंटेंट को आसानी के साथ फिर से पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ताकि आने वाले परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आप उस प्रश्न के आंसर यानी उत्तर आसानी के साथ दे सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए अब हम आपके सामने आपके बायोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन की ओर जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट स्लाइड में। जैसा कि हमने कल आपको अवगत कराया था कि हम लोग जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बायोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बायोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन में वही क्वेश्चन हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे जिस प्रश्न की संभावना आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में है, हम उसी की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऐसे कौन से कंटेंट है जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला कंटेंट आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है पुंकेसर और ये है अस्टेमन। अब यहाँ पर बात है अस्टेमन की। अस्टेमन क्या है? तो अस्टेमन के बारे में है कि अस्टेमन जो फ्लावर है उसका मेल रिप्रोडक्टिव होल कहलाता है। ये अस्टेमन का निर्माण 3 भागों से मिलकर के होता है। प्राय आप देखेंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि अस्टेमन का निर्माण कितने भागों से मिलकर के होता है। तो अस्टेमन का निर्माण 3 भागों से मिलकर के होता है। आप याद रखिएगा, इसमें से एक भाग है जिसका नाम है फिलामेंट, दूसरा भाग है कनेक्टिव और तीसरा भाग है एंथर। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर कि अस्टेमन का निर्माण कुल 3 भागों से मिलकर के होता है। वो 3 भाग का पहला भाग आप एंथर, दूसरा कनेक्टिव और तीसरा फिलामेंट है। ये तीनों भाग मिलकर के अस्टेमन का निर्माण करता है। कभी कभी आपको देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा कि फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर मिलकर बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्टेमन, क्योंकि स्टेमन का निर्माण इन्हीं 3 भागों से मिलकर के होता है। स्टेमन से संबंधित एक प्रश्न और भी पूछे जाते हैं उनकी संरचना के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो आपको ये पूछा जाएगा कि खास कर स्पेशली एंथर के रिगार्डिंग पूछा जाएगा कि एंथर की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, यानी एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। तो एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो चतुष्कोणीय होती है, अर्थात उसको हम कह सकते हैं टेट्रागोनल, अर्थात एंथर जो है वो टेट्रागोनल होगा। आगे जो कंटेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम। यहाँ पर जो कंटेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर एक प्रश्न माइक्रो स्पोरेंजियम से संबंधित आता है कि माइक्रो स्पोरेंजियम की कुल कितनी भित्तियां पाई जाती है, यानी कि कुल कितने वाल पाए जाते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम में। तो माइक्रो स्पोरेंजियम में कुल 4 भित्तियां यानी 4 वाल पाए जाते हैं। उसमें से एक वाल जो नंबर फर्स्ट में है उसको हम कह सकते हैं, उसका वाल का नाम है वो है एपिडर्मिस। ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा एपिडर्मिस पहला वाल। दूसरा वाल जो है उसका नाम है मिडिल लेयर्स, तीसरा वाल है एंडोथीसियम और नंबर 4 है टैपेटस। यानी अगर ये प्रश्न आ जाए कि माइक्रोस्पोरेंजियम की कुल कितनी भित्तियां पाई जाती है, कुल कितने सेल वॉल पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि उसके 4 वॉल होते हैं, 4 भित्तियां होती है। पहली वाली भित्ति को एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरी वाली भित्ति को
मिडिल लेयर कहते हैं, तीसरी वाली भित्ति को इंडोथीसियम कहते हैं, चौथी वाली भित्ति को हम लोग टैपेटम कहते हैं। इसमें देखेंगे कि प्राय कुछ साल पहले यह एक प्रश्न पूछा गया है, आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं बिहार बोर्ड का। उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति का क्या नाम है, यानी सबसे अंदर वाली भित्ति। तो सबसे अंदर कौन होगा, तो नंबर 4 वाला होगा। नंबर 4 जिसका कि नाम हमने ऑलरेडी आपको बताया है, नाम क्या है, टैपेटम, यानी सबसे आंतरिक भित्ति हो गई टैपेटम। इसको आप क्या करिए, ऑर्डर वाइज याद रखिए, 1 2 3 4, यानी 1 में एपिडर्मिस, 2 में मिडिल लेयर, 3 में एंडोथीसियम, नंबर 4 में टैपेटम। तो अगर इससे ऐसे पूछ दे क्वेश्चन कि माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाहरी भित्ति का नाम बताइए, तो क्या होगा, तो सबसे बाहरी भित्ति का नाम आपको बताना है एपिडर्मिस, क्योंकि सबसे फर्स्ट है तो सबसे बाहर होगा। दूसरी भित्ति का नाम पूछ दे तो मिडिल लेयर, तीसरी भित्ति का नाम पूछ दे एंडोथीसियम, चौथी भित्ति यानी लास्ट वाली भित्ति का नाम पूछ दे तो आपका टैपेटम हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि माइक्रोस्पोरेंजियम की कुल कितनी भित्तियां, 4 भित्तियां। पहला एपिडर्मिस, दूसरा मिडिल लेयर, तीसरा एंडोथीसियम, चौथा टैपेटम, यानी टोटल 4 भित्ति माइक्रोस्पोरेंजियम में पाई जाती है। और ये चारों भित्तियों के बारे में हमने नाम ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है। अगला जो कंटेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, परागकण में 2 भित्तियां। परागकण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन में टोटल 2 भित्ति यानी 2 वाल पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन की एक जो वाल होती है वो बाहरी होती है, जो बाहर के साइड में पाई जाती है, और एक उसका वाल जो होता है वो भीतर होता है, अंदर की ओर होता है। और ये 2 वाल होते हैं मुख्य रूप से। बाहर वाली जो भित्ति होती है, बाहर वाली जो वाल होती है पॉलन ग्रेन की, उसको हम लोग कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। और अंदर वाली जो वाल है पॉलन ग्रेन की, उसको हम लोग कहते हैं इंटाइन, यानी 2 वाल हो गया पॉलन ग्रेन का, एक हो गया एक्साइन और दूसरा हो गया इंटाइन। यहाँ पर याद रखिएगा कि पॉलन ग्रेन से संबंधित अगर ये क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा आपको कि पॉलन ग्रेन में 2 वाल होते हैं, एक बाहरी वाल और एक भीतरी वाल। बाहरी वाल को एक्साइन और भीतरी वाल को इंटाइन कहते हैं। अभी क्या देखिएगा कि इसी कंटेंट से संबंधित एक प्रश्न और पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आपसे पूछा जाएगा कि पॉलन ग्रेन में 2 वाल होते हैं, एक को हम लोग एक्साइन और एक को इंटाइन कहते हैं। अब बताइए कि एक्साइन का जो निर्माण है, एक्साइन जो है वो किससे बना होता है। तो ऑलरेडी आप देखेंगे हमारे जो नेक्स्ट का स्लाइड है उसमें हमने आपको इसके बारे में जानकारी दिया है कि एक्साइन जो है ये बाहरी वाल है और इसका निर्माण यानी किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बना होता है। यानी एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि एक्साइन जो वाल होता है वो किससे बना होता है, तो एक्साइन वाल जो है स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बना होता है। अभी दूसरा प्रश्न आ जाए कि पॉलन ग्रेन का अंदर वाला वाल यानी इंटरनल वाल किससे बना होता है, तो वो पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा पेक्टोसेलुलोज से बना होता है इंटाइन। तो आप यहाँ पर देख रहे थे एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बना होता है, इंटाइन पेक्टोसेलुलोज के द्वारा बना होता है। अगला कंटेंट ये है एलर्जी कॉज्ड बाय पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ पर हम बात आपको बताएं कि पॉलन ग्रेन जो है वो मुख्य रूप से देखेंगे तो ये पॉलन ग्रेन से जंतुओं में एलर्जी पैदा होती है। अब यहाँ पर बात है आपकी एलर्जी की। एलर्जी क्या है? एलर्जी है कि जो चीजें हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं हो वो हमारे शरीर में अगर आ जाता है तो शरीर उसके प्रति क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, एक रिएक्शन करती है। जैसे हम लोगों को एलर्जी होता है तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। एलर्जी के क्या क्या लक्षण जंतु में प्रकट होते हैं? तो पहला कि शरीर के त्वचा पर, जैसे शरीर का त्वचा है, इस त्वचा पर लाल लाल चकत्ते का निकल जाना, यह भी एक एलर्जी का लक्षण है, सिम्टम है। वैसे एलर्जी का लक्षण आपको मिलेगा क्या कि बार बार छींक का आना, यानी बार बार आप छींक रहे हैं, वो भी आपका एलर्जी का एक लक्षण है। आंख और नाक से भारी मात्रा में पानी का निकलना, यह भी एलर्जी का एक लक्षण है। इसके बाद आवाज का फटा फटा हुआ निकलना, यह भी एलर्जी का एक लक्षण है। तो
तो वही चीजें बताई गई है कि पॉलन ग्रेन भी है जो एलर्जी का एक कारक है, यानी पॉलन ग्रेन के कारण हम जंतुओं में कुछ एलर्जी होती है, लेकिन वो पॉलन ग्रेन जो है कुछ पौधों के पॉलन ग्रेन है और कुछ वृक्षों के हैं, यानी कुछ छोटे छोटे पौधे हैं जिनके पॉलन ग्रेन जंतुओं में एलर्जी पैदा करते हैं और कुछ वृक्ष है जो खास करके जंतुओं में एलर्जी पैदा करते हैं। तो पौधों में क्वेश्चन आता है कि पौधों में कौन कौन से पौधे हैं जो जंतुओं में एलर्जी पैदा करते हैं, उसके कौन कौन से पौधे के पॉलन ग्रेन है जिनके पॉलन ग्रेन से जंतुओं में एलर्जी पैदा होते हैं। तो उसके नाम यहाँ पर ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि पौधों में शामिल है, पौधों में दूब घास जिसका नाम है साइनेडन डैक्टाइलन और डाइकेंथियम एनुलेटम और एम्ब्रोसिया और पार्थेनियम, ये टोटल 4 ऐसे पौधे हैं जिसके कारण खास करके जंतुओं में एलर्जी पैदा होते हैं। तो अगर आपसे पौधों के बारे में नाम आ जाए तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा और यही चारों नाम आप एग्जामिनेशन में लिखिएगा कि ये पौधे हैं जो 4 इनके कारण जंतुओं में एलर्जी होते हैं। अब वृक्षों में देखेंगे तो वृक्षों में मुख्य रूप से 2 वृक्ष हैं जो जंतुओं में एलर्जी पैदा करते हैं। उसमें से एक वृक्ष है जिसका नाम है देवदार। क्या नाम है? देवदार, जिसका साइंटिफिक नेम है सेड्रस देवदारा। तो सेड्रस देवदारा या देवदार जो है ये जंतुओं में एलर्जी पैदा करते हैं, इनके पॉलन ग्रेन जो है वो जंतुओं में एलर्जी पैदा करते हैं। और दूसरा एक वृक्ष है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। ये यूकेलिप्टस का जो वृक्ष है ये भी इसके पॉलन ग्रेन या भी एलर्जी का कारक है। खासकर इसके पत्तों में भी वैसे कुछ कंडीशन होते हैं। अगर आप देखे होंगे यूकेलिप्टस का पौधा, अगर नहीं तो आसपास कहीं भी आप देखेंगे कि काफी हाइट वाला पौधा होता है और वो पौधे की पत्तियों को अगर आप स्मेल के लिए सूंघ लेंगे एक बार नाक के पास ला करके तो आपको बार बार छींक आने लगेगी, वो भी एक एलर्जी का कारक है। तो वृक्षों में 2 हो गया, एक को हम लोग कहेंगे सेड्रस देवदारा यानी देवदार और दूसरा हो गया यूकेलिप्टस। ये दो हमारे वृक्ष हो गए जिससे कि जंतुओं में एलर्जी होते हैं। आगे का कंटेंट हम लोग देखेंगे, जो आगे हम लोगों को पढ़ना है वो क्या, यहाँ पर पॉलन प्रोडक्ट्स फूड। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आगे वाले एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि पॉलन प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन आता है कि पॉलन ग्रेन को पॉलन प्रोडक्ट फूड के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर है कि पॉलन ग्रेन को पॉलन प्रोडक्ट फूड के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलन ग्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, अर्थात पोषक तत्व पाए जाते हैं और उस पोषक तत्व के कारण से इसको फूड के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन में जो विटामिन पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन में, वो विटामिन की मात्राएं होती है वो विटामिन बी, यानी वो विटामिन बी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है पॉलन ग्रेन में और इसी के कारण पॉलन ग्रेन को पॉलन प्रोडक्ट फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं पॉलन ग्रेन के माध्यम से। पॉलन ग्रेन से मुख्य रूप से 2 चीजें बनाई जाती है, एक पॉलन ग्रेन से टैबलेट बनाए जाते हैं और दूसरा सिरप बनाने का इस्तेमाल करते हैं। और इन टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल खास करके कुछ पार्टिकुलर लोग करते हैं, जैसे रेस में भाग लेने वाला जो घोड़ा होता है उसके लिए पॉलन ग्रेन से बनी हुई टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है, ताकि उस घोड़े में उसकी कार्य क्षमता यानी जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, इनहांस हो जाए, इसके लिए उसका इस्तेमाल कराया जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो खिलाड़ियों में, जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वैसे खिलाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है, ताकि उसकी कार्य क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता इनहांस हो जाए, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए, इसके लिए उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कराया जाता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि पॉलन ग्रेन को पॉलन प्रोडक्ट फूड के रूप में क्यों इस्तेमाल कराया जाता है। तो आप इसका आंसर क्लियरली दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और पोषक तत्वों में मुख्य रूप से प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं और विटामिन में विटामिन बी की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। साथ में इसके कंटेंट्स में लिख सकते हैं इसका इस्तेमाल कौन करते हैं और इस पॉलन ग्रेन से मुख्य रूप से क्या चीजें बनाई जाती है। जैसा कि आपको अभी हमने बताया
टैबलेट्स और सिरप बनाने के लिए पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आपको एक कंटेंट्स ये भी क्लियर हो गया कि पॉलन ग्रेन को पॉलन प्रोडक्ट फूड के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ये कंटेंट्स क्लियर हो गया कि पॉलन ग्रेन को पॉलन प्रोडक्ट फूड के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अभी का जो आज का कंटेंट है वो एक है होमोगैमी। प्राय एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि होमोगैमी क्या है। होमोगैमी के रिलेटेड हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले पुष्प में एंथर और स्टिग्मा एक ही समय में परिपक्व होते हैं। अब यहाँ पर बात है पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन के बारे में आप जानते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन के बारे में आपको यह जानकारी है कि जब किसी पौधे के पॉलन ग्रेन अपने ही पौधे के स्टिग्मा या किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा से जाकर मिले तो यह क्रिया कहलाती है पॉलिनेशन, या इसी को हिंदी में परागण कहते हैं। पॉलिनेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और एक को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम लोग हिंदी में स्वपरागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम लोग परपरागण कहते हैं। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन खास करके वैसे पुष्प में होता है जो पुष्प बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही पुष्प में होते हैं। जो दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मुख्य रूप से यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि फ्लावर का एक फ्लावर में एक ही पार्ट होगा, अर्थात या तो उसमें पॉलन ग्रेन होगा या तो स्टिग्मा होगा। यानी अगर एक पुष्प में पॉलन ग्रेन है तो उसके दूसरे पुष्प में उसका स्टिग्मा होगा। तो ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यहां पर बात हो रही है कि सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल हो, वैसे फ्लावर में उसका एंथर और स्टिग्मा, तो एंथर हो गया उसका मेल पार्ट और स्टिग्मा हो गया फ्लावर का फीमेल पार्ट। तो एंथर और स्टिग्मा एक ही साथ परिपक्व हो, मैच्योर हो, तो वैसे को हम क्या कहेंगे, होमोगैमी, जिसको हिंदी में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है समकाल पक्वता, होमोगैमी। तो आपको याद रखना है कि होमोगैमी से संबंधित अगर प्रश्न आए कि होमोगैमी किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी पौधे के पुष्प के एंथर और स्टिग्मा एक ही समय में यानी एक सेम टाइम में दोनों मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोगैमी। तब उसको क्या कहेंगे, होमोगैमी कहेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि होमोगैमी क्या है, समकाल पक्वता किसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप आसानी के साथ होमोगैमी के बारे में प्रश्न का आंसर आसानी के साथ आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर है स्वयंबद्धता, सेल्फ ऑस्ट्रेलिटी। अब है कि ये क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है जब एक पुष्प के गाइनोसियम का स्टिग्मा उसी पुष्प के पॉलन ग्रेन से परागित नहीं हो, तब इस अवस्था को हम स्वयंबद्धता या सेल्फ ऑस्ट्रेलिटी कहते हैं। यानी मान लीजिए कि एक पौधा है, उसमें उसका पॉलन ग्रेन भी है और स्टिग्मा भी है, बट दोनों मौजूद है, तो स्वाभाविक है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएगी, यानी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से मिल लेगा। लेकिन रहने के बावजूद यदि पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती है, तो इस तरह की कंडीशंस को या इस तरह की अवस्था को हम क्या कहेंगे, सेल्फ ऑस्ट्रेलिटी, ऐसे ही हम लोग कहेंगे स्वयंबद्धता। यानी जब ये पॉलिनेशन की क्रिया ये दोनों के रहने के बाद भी नहीं होती है, इसी को कहेंगे हम लोग सेल्फ ऑस्ट्रेलिटी। तो ये भी क्लियर हो गया कि सेल्फ ऑस्ट्रेलिटी क्या है। आपके डिफिनेशंस ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। अभी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है भिन्न काल पक्वता, जिसको हम लोग कहते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या है, तो डाइकोगैमी की परिभाषा भी हमने यहाँ लिखा है कि जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया वैसा फ्लावर जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में मौजूद हो, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर एवं स्टिग्मा भिन्न समय पर परिपक्व हो, तब उस पुष्प की इस अवस्था को हम डाइकोगैमी कहते हैं। अभी यहाँ पर देखना है कि डाइकोगैमी क्या हो गया, तो आपका होमोगैमी का जस्ट थोड़ा सा अलग है। होमोगैमी में आपने पढ़ा कि जब किसी पौधे के पुष्प के एंथर और स्टिग्मा
एक ही साथ परिपक्व हो तो होमोगैमी पढ़े थे। डायकोगैमी में क्या है कि जब किसी पौधे के पुष्प के एंथर और स्टिग्मा भिन्न भिन्न समय में परिपक्व हो, यानी पहले मान लीजिए कि अगर एंथर पहले परिपक्व हो गया तो स्टिग्मा बाद में परिपक्व हो रहा है, यानी उसके कुछ समय के बाद, तो ये दोनों भिन्न भिन्न समय में जब परिपक्व होगा यानी मैच्योर होगा एंथर और स्टिग्मा, तो ऐसी अवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, डायकोगैमी कहेंगे। तो आपको डायकोगैमी भी क्लियर हो गया कि डायकोगैमी में क्या होगा कि एंथर अलग समय में मैच्योर होगा और स्टिग्मा अलग समय में मैच्योर होगा। इस अवस्था को ही हम लोग कहेंगे क्या, डायकोगैमी कहेंगे। तो ये डायकोगैमी भी आपका क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जिसका नाम क्या है, डायकोगैमी। अभी हमने आपको डायकोगैमी के बारे में बताया कि जब पॉलन ग्रेन यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग समय में परिपक्व हो तो डायकोगैमी कहते हैं। तो उसी आधार पर डायकोगैमी के बारे में बताया गया कि डायकोगैमी दो प्रकार के होते हैं, यानी डायकोगैमी दो प्रकार के हैं। कौन कौन, तो एक होगा प्रोटेंड्री और दूसरा प्रोटोगैमी। एक है प्रोटेंड्री और दूसरा है प्रोटोगैमी। प्रोटेंड्री और प्रोटोगैनी क्या है, ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख करके भी मेंशन किए हैं, बट आप यहाँ पर समझिएगा प्रोटोगैनी क्या है। तो प्रोटोगैनी है जब किसी पौधे के पुष्प के एंथर, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा होगा, जब किसी पुष्प में एंथर पहले परिपक्व हो तब इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री कहेंगे। और इस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहेंगे, प्रोटेंड्रस कहेंगे। यानी कोई ऐसा पुष्प है जिसमें पहले बन रहा है क्या, एंथर। तो जब पहले एंथर पर परिपक्व हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो उसको हम एक अलग नाम से जानेंगे और वो नाम होगा प्रोटेंड्री। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे के वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटेंड्री क्या है। तो प्रोटेंड्री में आपको यही जवाब देना है कि जब किसी पौधे के पुष्प में एंथर पहले मैच्योर हो, पहले परिपक्व हो, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोटेंड्री। और प्रोटेंड्री अर्थात जिस पुष्प में ये घटना घट रही है वैसे पुष्प को हम लोग कहेंगे प्रोटेंड्रस। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी याद हुआ होगा कि प्रोटेंड्री क्या हो गया। अभी डायकोगैमी का दूसरा प्रकार जिसका नाम क्या है, प्रोटोगैनी। तो प्रोटोगैनी के लिए आपको ध्यान देना क्या है कि जब किसी पौधे के पुष्प में उसका स्टिग्मा या कह सकते हैं उसका ओव्यूल यानी फीमेल पार्ट पहले परिपक्व हो, मैच्योर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रोटोगैनी। क्या कहेंगे, प्रोटोगैनी। जब किसी पौधे के पुष्प का पहले ओव्यूल परिपक्व हो जाए तो हम उसको कहेंगे प्रोटोगैनी। और जिस पुष्प में ऐसी घटना हो रही है, अर्थात जिस पुष्प में पहले ओव्यूल बन रहा है, वैसे पुष्प को यानी वैसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे प्रोटोगैनस। क्या कहेंगे, प्रोटोगैनस। जैसे यहाँ था प्रोटेंड्रस फूल को और यहाँ है प्रोटेंड्रस। यहाँ पर प्रोटेंड्री था और यहाँ पर है प्रोटोगैनी। तो आपको ये समझ में आया कि डायकोगैमी के दो प्रकार, एक को हमने कहा प्रोटेंड्री, दूसरे को कहा प्रोटोगैनी। प्रोटेंड्री की परिभाषा क्या होगी, प्रोटोगैनी की परिभाषा क्या होगी, दोनों को हमने आपको बहुत ही आसानी और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अभी एक शब्द है जिसका नाम आप देख रहे होंगे यहाँ, जिसका नाम है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या है, आपने ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिखा है, कुछ पुष्पों के एंथर और स्टिग्मा के बीच में कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं, यानी कुछ एक भौतिक रुकावट होता है, यानी उसके एंथर और स्टिग्मा के बीच में कुछ रुकावट होता है जिसके कारण एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तो या तो इस तरह की कंडीशन में जब रुकावट होती है तो या तो पॉलिनेशन की क्रिया होती ही नहीं है या तो बहुत ही मुश्किल से होती है, यानी कभी कभी रुकावट अगर हट गई तो स्वाभाविक है कि रुकावट हट गई तो एंथर जो है स्टिग्मा से आकर मिल गया जिसके कारण पॉलिनेशन की क्रिया हो गई। लेकिन संभावना ज्यादातर यही होती है कि पॉलिनेशन की क्रिया होने की संभावना कमी होती है। तो ये एक दूसरा कंटेंट था जो कि हर्कोगैमी से रिलेटेड था कि हर्कोगैमी में क्या होता है, यानी एंथर और स्टिग्मा रहता है लेकिन उन दोनों के बीच में एक रुकावट, एक भौतिक रुकावट होती है जिसके कारण ये दोनों नहीं मिल पाता है और इस तरह से यह क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती या तो मुश्किल से होती है। अभी हम लोग आगे का कंटेंट देखेंगे।
आगे का कंटेंट क्या है, पॉलिनेशन के रिगार्डिंग है। पॉलिनेशन जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि दो प्रकार के हैं, एक को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, एक को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या होता है, सेल्फ कर लेता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक फ्लावर में एक पार्ट होता है, एक फ्लावर में एक पार्ट होता है। तो क्या है कि पौधा या कोई भी फ्लावर एक दूसरे के निकट आ नहीं सकते हैं, ताकि वो क्या है कि पॉलन ग्रेन उसका स्टिग्मा से आकर के मिल जाए, ऐसी संभावना तो होगी नहीं। तो इसके लिए क्या होता है ना कि कोई एक क्रॉस पॉलिनेशन में मीडियम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में माध्यम कहते हैं, वो माध्यम उसको मिलाता है। जैसे आप जानते होंगे, देखते होंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई आपके भाई बहन वगैरह है, तो आप देखते होंगे क्या होता है, उसको अगर शादी करना है तो आप देखते हैं अगर कोई रिश्ता वाला नहीं मिल रहा है तो आप क्या करते हैं कि किसी एक को पकड़ते हैं और पकड़ करके बोलते हैं कि हाँ हमारी बच्ची है, शादी करना है, या बच्चा है, शादी करना है। तो आप देखते होंगे वहां पर एक रोल अदा करता है, जिसको हम लोग अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, अपने क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं अगुआ। अगुआ का काम क्या है, दोनों को मिला देना, यानी मेल नर मतलब जो एक लड़की वाला पक्ष है उनको पक्ष को भी, और एक लड़का वाला पक्ष है उसको भी, दोनों के एक दूसरे से मिला देना। बीच में ये एक तरह से रोल अदा करता है मीडियम का। तो वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ मीडियम है जो ये रोल अदा करता है, जिसके कारण पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। उसमें मीडियम कौन कौन है, तो मीडियम है कीट, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसेक्ट कहते हैं। इसमें मीडियम का रोल अदा कौन करता है, तो पक्षी करता है, जिसको हम लोग बर्ड्स कहते हैं। वैसे इसमें और मीडियम में कौन रोल अदा करेगा, तो जानवर, जिसको हम लोग जंतु या एनिमल्स कहते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे कि इसमें और रोल अदा करने वाला है जल, वाटर। वैसे वायु, एयर, ये जो भी है ये आपका खास करके मीडियम का काम करता है, और इसके माध्यम से ही क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। बट यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज इससे रिलेटेड हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जाम में कि किसके द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं। तो आसानी के साथ हम लोग इन सारे कंटेंट्स को देखते हैं कि किसके द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है कीट के द्वारा पॉलिनेशन। हम देखिए पूरा ग्राफिक्स के साथ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। ये कीट को मालूम नहीं होता है कि हम पॉलिनेशन की क्रिया को कर रहे हैं, लेकिन ये कीट अपना काम करते हुए पॉलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट कर देता है। ये जो है फूलों पर जाते हैं अपने काम के लिए, लेकिन यहाँ उसके शरीर में चिपक जाता है पॉलन ग्रेन, और जब ये एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाता है, इसके पॉलन ग्रेन जो इसमें चिपके हुए हैं ये जाकर के यहाँ पर उसके स्टिग्मा से मिल जाता है, और जिसके कारण पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से मिलन हो जाता है, और यही क्रिया हमारा कहलाता है पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन किसके माध्यम से हुआ, किसके माध्यम से हुआ, यानी कीट के माध्यम से हुआ। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं कीट परागण, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में इसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कीटों के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि कीटों के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली कहते हैं। तो ये आपका एंटोमोफिली है जो खास करके पॉलिनेशन की क्रियाओं में मदद करते हैं ये कीट, और इस कीट के कारण होने वाले पॉलिनेशन को हमने कहा एंटोमोफिली। आई होप आपने ये कंटेंट समझ गया होगा कि कीटों के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं। अभी आइए दूसरा, पक्षी, पक्षी परागण। अभी क्या है कि पक्षी भी क्या है कि कुछ फूलों की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कुछ रंग के फूल उनको काफी ज्यादा पसंद आते हैं, फूलों की ओर जाते हैं, फूलों के कुछ भाग को खाने की कोशिश करते हैं, और उसी क्रम में क्या होता है पक्षी के इस चोंच वाले सेक्शन में उसके पॉलन ग्रेन लग जाते हैं, और जिसके कारण ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर लग गया। अब ये पक्षी दूसरे पुष्प पर गया, उसको भी खाने की कोशिश किया, तो वहां पर क्या है कि यहाँ पर ये पॉलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट कर देता है, और इस तरह से पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हुआ। किसके माध्यम से हुआ, ये पक्षी के माध्यम से हुआ। तो पक्षी के माध्यम से जब ये पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, इसी को हम लोग कहते हैं पक्षी परागण, और ऐसे बायोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। ये भी प्रश्न पीछे के वर्षों में पूछा गया है, पक्षी के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं। तो पक्षी के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग
ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो ये आपको ऑर्निथोफिली क्लियर हो गया, पक्षी के द्वारा होने वाले परागण। अब आइए जंतु के द्वारा, जंतु परागण कहलाता है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक जो डायग्राम या फिगर जो दिया गया है, ये आपका जिराफ का दिया गया है। जिराफ जब पत्तियों को या फूल को खाने की कोशिश करता है, इसके माउथ वाले सेक्शन में, ये माउथ वाले सेक्शन में पॉलन ग्रेन लग जाता है। फिर जब ये जिराफ दूसरे पौधे को खाने के लिए जाता है, इसके पॉलन ग्रेन जिसमें लगे हुए हैं वो पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचकर पॉलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन ये किसके माध्यम से हुआ? तो ये जिराफ यानी जानवर यानी जंतु के माध्यम से हुआ, तो ये जंतु परागण कहलाया। और इसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में कहेंगे जूफिली। तो ये आपका जूफिली हो गया, यानी जंतु के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को जूफिली कहेंगे। अभी हम लोग आगे के कंटेंट में आते हैं। क्या यहाँ ये देखेंगे जल परागण। तो जल परागण मुख्यतः क्या होता है? जलीय पौधे में ही होता है। जब ये पौधा जल के अंदर होता है तो इसके पॉलन ग्रेन बनते हैं, टूटते हैं और फिर ये बहते हुए स्टिग्मा तक पहुंच करके पॉलिनेशन की क्रिया को कर देते हैं। आप देख रहे होंगे ये वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, ये आपका मेल है, मेल पार्ट है फ्लावर का। और ये वाला पौधा का जो भाग है ये आपका फीमेल पार्ट है। और ये दोनों पानी के माध्यम से बहते हुए आके यहाँ पॉलन स्टिग्मा से मिल लेते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट कर देते हैं, जिसके कारण ये पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और इसी को ये किसके माध्यम से कंप्लीट हुई? तो जल के माध्यम से हुई, यानी वाटर के माध्यम से हुई, इसलिए इसको हम लोग जल परागण कहेंगे। और ये प्रक्रिया हमारा कहलाएगा हाइड्रोफिली, यानी जल के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली कहेंगे। अभी हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन के जो दूसरे प्रकार है वो ये है वायु परागण। वायु परागण जो होता है ना, वो खास करके आप देखेंगे कि वायु परागित पौधे में जब उसका पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, जो भी वायु के द्वारा पॉलिनेशन की क्रियाओं को करते हैं उसमें देखेंगे आपकी पॉलन ग्रेन की मात्रा अधिक बनेगी। तो देखेंगे पॉलन ग्रेन की मात्रा अधिक बनने का कारण क्या होता है? क्योंकि हवा उड़ा करके उसको ले जाएगा। अब हवा के माध्यम से जरूरी नहीं है कि वो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा तक पहुंच जाए, इसलिए पॉलन ग्रेन की मात्रा वायु के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन में ज्यादा बनते हैं। तो देखेंगे कि एक मक्का के पौधा में लगभग 1,85,00,000 पॉलन ग्रेन बनते हैं और वो पॉलन ग्रेन इसी माध्यम से जाते हैं हवा के द्वारा। ये आपको दिख रहा होगा, ये मक्का का पौधा है, इसके पॉलन ग्रेन वाइंड यानी हवा के द्वारा उड़ करके, वायु के माध्यम से उड़ करके दूसरे पौधे में जा रहा है और इस तरह से ये पॉलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, इसलिए हम इसको कहेंगे एनिमोफिली, यानी वायु के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम कहेंगे एनिमोफिली। अभी हम लोग आते हैं अगले कंटेंट में, देखते हैं क्या है। ये है चमगादड़। ये आप देख रहे होंगे चमगादड़ है। चमगादड़ भी पॉलिनेशन की क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं। चमगादड़ जो है ये भी रात के समय में अपने शिकार के लिए जब निकलते हैं तो किसी किसी पौधे या पुष्प के स्मेल के थ्रू वहां पर आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और पौधे पर जाते हैं, जिसके कारण उसके शरीर से पॉलन ग्रेन लग जाता है। और फिर जब वो किसी दूसरे पौधे की ओर अट्रैक्ट होकर के जाते हैं तो वहां पर फिर उसके त्वचा से लगे हुए पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है चमगादड़ के थ्रू, और ये पॉलिनेशन कहलाता है कैरेक्टरोफिली। तो आपने यहां तक देखा कि कैरेक्टरोफिली क्या हुआ, जूफिली क्या हुआ, हाइड्रोफिली क्या हुआ, ऑर्निथोफिली क्या हुआ, एनिमोफिली क्या हुआ, इंटिमोफिली क्या हुआ। तो आपको ये वायु से प्राप्त जो भी चीजें थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा की। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला जो कंटेंट है वो है आपका कृत्रिम संकरीकरण, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रक्रिया है उन्नत किस्मों को विकसित करने के लिए, यानी अच्छे किस्म के नस्ल को तैयार करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मेथड में कुछ विधि है जो किए जाते हैं, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपको मेंशन किया है। कौन कौन सी विधि है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के संबंधित में कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो किया जाता है आर्टिफिशियल, किस लिए किया जाता है? उन्नत फसलों को विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। उन्नत किस्म का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड। उन्नत किस्म का मतलब हाइब्रिड, यानी एक अच्छे किस्म का नस्ल, उसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड को हम जब तैयार करते हैं तो वो जो मेथड हम अपनाते हैं हाइब्रिड को तैयार करने के लिए, वो मेथड का नाम ही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
अभी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन और बैगिंग की क्रिया होती है। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि इमैस्कुलेशन क्या है। तो जैसे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर कर रहे हैं तो उस पुष्प में, अगर पुष्प बाइसेक्सुअल है तो उसमें पॉलन ग्रेन भी बनेगा और स्टिग्मा भी बनेगा। तो मान लीजिए कि अगर पॉलन ग्रेन को हम वैसे ही छोड़ देंगे और स्टिग्मा को भी छोड़ देंगे तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से मिल लेगा, तो फिर वैसा ही पौधा या वैसा ही बीज या वैसा ही सीड तैयार होगा। तो हम हाइब्रिड तो तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हाइब्रिड करने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले पॉलन ग्रेन के मैच्योर होने के पहले पॉलन ग्रेन को चिमटे से काट कर हटा दिया जाता है। इसलिए क्योंकि अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉलन ग्रेन को हटा दिया। तो पॉलन ग्रेन के मैच्योर होने से पहले पॉलन ग्रेन को काट कर हटा देने की क्रिया हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में यही कहलाता है इमैस्कुलेशन। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं विपुंसन। विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जब किसी पौधे के पुष्प के पॉलन ग्रेन के मैच्योर होने के पहले पॉलन ग्रेन को काट कर हटा देने की क्रिया यही कहलाता है आपका इमैस्कुलेशन। दूसरा है बैगिंग। बैगिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, बैगिंग प्रोसेस में क्या है कि अगर हम पॉलन ग्रेन को हटा दिए और अगर हम स्टिग्मा को ऐसे ही छोड़ दें तो कोई भी अनचाहा पॉलन ग्रेन आएगा, फिर उससे मिल लेगा, फिर एक बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस का एक तरह से पौधा तैयार हो जाएगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि अच्छे किस्म का पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा से मिले ताकि हमें हाइब्रिड प्राप्त हो, तो हमें स्टिग्मा को क्या करना होगा, कवर करना होगा, ताकि कोई अनचाहा पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा से ना मिले। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि पॉलन ग्रेन को उसको ढक देंगे। तो पॉलन ग्रेन को बटर पेपर के द्वारा ढक दिया जाता है ताकि कोई अनचाहा पॉलन ग्रेन आकर इस स्टिग्मा से ना मिले। और फिर हम चुन करके अच्छे नस्ल के पॉलन ग्रेन को लाते हैं और फिर वो पॉलन ग्रेन को लाकर स्टिग्मा से मिला देते हैं, जिसके कारण हमारे पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है और इस तरह से हमें एक प्राप्त होता है हाइब्रिड। लेकिन हमने जो प्रोसेस किया यानी इमैस्कुलेशन किया, पॉलन ग्रेन को काट के हटाया, फिर स्टिग्मा को कवर किया, फिर चुने हुए पॉलन ग्रेन को ला करके हटाया डाला, यानी हमने स्टिग्मा को कवर किया। स्टिग्मा को कवर करना बैगिंग कहलाया। फिर पॉलन ग्रेन को चुन करके लाकर पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर डाला, फिर इसके बाद हाइब्रिड तैयार हुआ। तो ये जो टोटल प्रक्रिया हुआ, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन माध्यम से ही यह प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो आई होप आज हम लोग काफी ज्यादा कंटेंट्स के साथ आज आपके सामने उपलब्ध थे और जो भी कंटेंट हमने आपको बताया है वो सभी आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप आई होप हम उम्मीद करेंगे आपको जो जो कंटेंट्स हम पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं आप लोग जरूर उसकी तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे। और अगर अच्छे ढंग से इसकी तैयारी आप करके रहेंगे या करके जाएंगे तो हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि आपका आने वाला परीक्षा बायोलॉजी का वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आप इसी के साथ हम लोग फिर से आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारा वीडियो आप चाहते हैं कि हम हमारा वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंचे, जब भी हमारा वीडियो उपलब्ध हो YouTube पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन होगा, एक घंटी का आइकन होगा, उसको दबा देंगे जिससे कि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन वीडियो का इमीडिएटली आपके तक पहुंचेगा और आप हमारे इस वीडियो के थ्रू या हमारे इस कंटेंट के थ्रू आप लाभ उठा सकते हैं और अपने आने वाले परीक्षा को आसान बना सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को फिर से एक बार मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है एग्जामिनेशन के लिए। बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। धन्यवाद।